फिर से स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं राज की कहानियां। दोस्तों, पिछले कहानी जो आपने नीरज के सुना था उसका ये दूसरा भाग है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस कहानी में चलते हैं। अगर आपने पिछला भाग नहीं सुना है तो मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूं। नीरज उत्तराखंड में अब काम करते थे, फैक्ट्री में। शादी की उम्र लगभग हो चुकी थी, लेकिन उनके माता पिता अभी कोई शादी की बात नहीं कर रहे थे। और नीरज चिंता में थे कि भाई मैं जवान हो चुका हूँ, अभी मेरे माँ बाप क्यों नहीं शादी कर रहे? क्या मैं सिर्फ पैसे कमाने का मशीन भर रख गया हूँ? लेकिन वो अपने माता पिता से डायरेक्टली बोल तो नहीं सकते थे। अब उनके माता पिता के अंदर क्या विचार चल रहा था वो तो वही जाने। और फिर एक लड़की रात में उनसे मिलती है जब वो फैक्ट्री से अपने घर के लिए आ रहे हैं। अब वो दौड़ती हुई टकरा जाती है और इसके बाद वो एक रात के लिए शरण मांगती है और फिर शरण भी देते हैं। और आगे की कहानी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नीरज बहुत खुश थे कि चलो कम से कम ये जो घर में मैं अकेले रहता था रात में, अब तो मेरा कोई साथी तो है ना, बातचीत करने का। कम से कम इतना तो अब मुझे लगता है ना कि हाँ, मैं इस घर में अकेले नहीं हूँ। चलो इसी से अपना दिल बहलाते हैं। और वही हो रहा था। लड़की और नीरज का एक तरह से दोस्ताना हो चुका था और नीरज उसके लिए बहुत कुछ करते। अब जब काम से लौटते फैक्ट्री से तो रास्ते में ही अब ढाबा से खाना पैक करवाते और स्पेशल नॉन वेज लेके आते थे। पैसा खर्च करने लगे थे उस लड़की पर। लड़की जो भी कहती कि हाँ मुझे ये मिठाई की ज़रूरत है, मुझे ये स्वादिष्ट लगती है, ये नॉनवेज मुझे चाहिए, तो भरसक प्रयत्न करते थे कि नीरज उसकी ख्वाहिश को पूरी कर सके। अब धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षण बढ़ने लगा था और लड़की भी अब बेफिक्र थी। अब उसको भी लग रहा था कि नीरज वैसे लड़की में से नहीं है कि उस पर टूट पड़ेंगे या अपने प्रेम का ऐसा कुछ करेंगे। अब वो भी निश्चित थी, उस घर में एक ठिकाना सा मिल गया था और दोनों को पता था। अब एक तरह से नीरज को भी पता था कि वो आत्मा लड़की है, लेकिन ऐसी वैसी आत्मा नहीं, लड़की नहीं, भली आत्मा थी। और वो लड़की को भी पता था कि जो नीरज है ना, बहुत ही अच्छी लड़की है। उनके मन में ऐसी कोई पाप नहीं है, अगर होता तो पहले ही रात वो कर सकते थे। अब उनके घर में मेहमान की तरह रहने लगी और नीरज उसकी सेवा भाव करते थे। हाँ, जब सुबह उठते थे ना, जब चरपाई पर सोते रहते थे और जब सुबह नींद खुलती ना, तो सबसे पहले चटाई पर उनका अब नजर जाता था। लेकिन अब हैरानी नहीं होती थी, सुबह होते ही वो लड़की नजर नहीं आती थी। लेकिन उनको पता था कि लड़की यहीं पर है, इसी घर में है, आसपास में ही है, लेकिन महसूस होता ही नहीं था। और जब शाम को लौटते ना, तो खाना पीना लेकर के दरवाज़ा खोलते ही लड़की उनकी स्वागत करती। अब एक तरह से तो दिली रिश्ता जुड़ चुका था, लेकिन फिजिकली रिश्ता अभी कायम नहीं हुआ था। अब मन ही मन नीरज उस लड़की से प्रेम करने लगे थे, लेकिन डरते थे कि कहीं मैं अपने प्रेम का इजहार करूं और लड़की बुरा मान जाए और तब कुछ मेरे साथ गलत ना कर दे। इसी डर से बंधे हुए थे। लड़की उनके पास में आकर के बैठती थी, चारपाई पे ही बैठ जाती थी, सटे हुए थे। अब आपस में जिस्म टकराता था और एक बेचैनी सी अब नीरज के शरीर में उठने लगती थी। इतना पास में होते भी उस लड़की को छू नहीं सकते थे। अब डरे रहते थे कि कहीं लड़की बुरा मान गई और फिर कुछ ऐसा ऐसा कर दिया तब क्या होगा। इसी खौफ में रहते थे। उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करना अपना कर्तव्य समझते थे, जैसे उस लड़की को अपना पत्नी बना लिया हो। और लड़की भी अब सेवा भाव जो भी था अब करती थी। घर की साफ सफाई से लेकर के किचन का काम तक एक तरह उसने संभाल लिया था। ऐसे ही उनकी दोस्ती चल रही थी। महीना दिन बीत चुका था और महीना का अगला अब स्टार्ट हो चुका था। सैलरी उनकी आ चुकी थी
और सैलरी आप सीधा अपना घर पर भेजते थे। लेकिन इस बार उन्होंने कटौती किया, सैलरी कुछ अपने हिस्से में रख लिया और कुछ पैसे अपने गांव भेज दिया। अब यहाँ पर भी खर्च था, लड़की की वजह से खर्च उनका बढ़ा हुआ था और लड़की पर खर्च भी करते थे, जो भी मांगती थी और उसको वक्त पर देते थे। लेकिन प्रेम तो करते थे, लेकिन वो लड़की उनसे प्रेम करती है कि नहीं करती है, अब वो उसके दिल की बात जानते नहीं थे। एक अच्छे दोस्त की तरह उस घर में रहते थे और आखिर एक रात लड़की उनके समीप बैठी हुई थी और जो नीरज थे अब टकटकी बांध करके उसके सुंदर चेहरा को देख रहे थे। लड़की कहने लगी, ऐसा क्या देख रहे हो नीरज, क्या इतनी सुंदर लड़की कभी देखी नहीं क्या? मुस्कुराती हुई कहने लगी। तब नीरज कहे कि देखो, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है और ना कोई आसार लग रहा है कि शादी कब तक हो पाएगी, तो मैं तो लड़की के बारे में बहुत कम ही जानता हूँ। अब ये कह करके हंस पड़े थे कि मुझे क्या मालूम कैसी लड़की होनी चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें जब से देखा हूँ और तुम तो मेरे लिए सबसे अच्छी लड़की लगती हो। अब इनका जो प्रेम का सिलसिला यहीं से स्टार्ट होता है। लड़की बार बार कहती है कि ऐसी क्या खूबी है जो और लड़कियों में नहीं है। और तब नीरज कहने लगे कि भाई, तुम एक भली आत्मा हो और इससे बड़ी बात क्या होना चाहिए। खूबसूरती तो तुम्हारी है ही और तुम्हारा जो मन भी है बड़ा पवित्र है। अब इस तरह से जो नीरज थे और वो लड़की, अब प्यार हो चुका था। पहली बार उस घर में अब फिजिकल रिलेशन बना था। अब फिर तो सिलसिला शुरू हो गया था। अब तो जैसे पति पत्नी बन चुके थे। हर ख्वाहिश अब नीरज पूरा करते, जो भी डिमांड लड़की करती लेके आते और वो बिल्कुल लड़की भी उनका सेवा भाव भरपूर करती थी पत्नी की तरह। 3 महीना कैसे बीत गया। हाँ, पैसा जब कम भेजते थे ना तो उनके परिवार वाले अब एक तरह से चिट्ठी लिखते थे कि बेटा इतना कम क्यों पैसा भेज रहे हो। अब इसका जवाब नहीं देते थे और इस तरह 3 महीना पैसा अपने पास कुछ रखा और कुछ अपने परिवार को भेज दिया था। आखिरकार उनका जो परिवार के जो मुखिया थे पिताजी, 3 महीना के बाद अब पता लगाने के लिए अब इस शहर में आ गए कि आखिर बेटा ऐसा कर क्यों रहा है, पैसा कम क्यों भेज रहा है, क्या कोई गलत काम का संगत तो नहीं हो गया। अब उनको इसी बात का डाउट था। और एक सुबह में जब दरवाज़ा कोई खटखटाने लगा और तब नीरज की आंख खुलती है तो सबसे पहले चटाई पर देखते हैं। अब तकिया, अब सब कुछ तो ऐसे वैसे है। लड़की अब जैसे गायब हो जाती थी दिन के टाइम में वैसे हो चुकी थी। लेकिन दरवाजे पर दस्तक धड़ाधड़ हो रहा था। अब घबरा के, कौन हो सकता है भाई, अगर कोई दोस्त भी होगा तो इस टाइम तो नहीं आएगा। कौन है, क्या मकान मालिक है? मकान मालिक को भी किराया दे चुका हूँ, तब कौन हो सकता है। और उधर से धड़ 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 दरवाज़ा जैसे खोलना ही पड़ा। जा करके दरवाज़ा खोलते हैं तो देख करके हैरान रह जाते हैं, उनके पिताजी खड़े हैं। अब इनकी बोलती बंद हो जाती है। अब पिताजी दंदनाते हुए अब घर में घुसते हैं। जब वो चटाई देखते हैं, जमीन पर तकिया देखते हैं और बगल में खाट पे बिस्तर लगा हुआ है, और तब वो चौंके कहते हैं, अरे नीरज बेटा, तू तो खाट पर सोता है ना, तो जमीन पर कौन सोता है? तकिया किसके लिए, बिस्तर किसके लिए लगा रखा है? अब नीरज का तो खून सूख चुका था कि कहीं उनका भेद तो नहीं खुल गया। डर गए थे और वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन अब आवाज नहीं निकल रही थी। अब उनको लगा कि कहीं पिताजी को शक तो नहीं हो गया। नीरज को ऐसा लगने लगा कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। शरीर में खून ठंडा पड़ता जा रहा है। अब क्या मैं बोलूं पिताजी को, अब क्या जवाब दूं? अब बार बार पिताजी कह रहे, नीरज बेटा, ये दूसरा बिस्तर किसके लिए लगा है? यहाँ जमीन पर भी और तुम्हारा खाट पर भी, बात क्या है बेटा? अब नीरज जवाब दे तो क्या दे, लेकिन उनको पिताजी को शक हो गया था कि जरूर यहाँ पर कोई गड़बड़ है। अब जो पैसा बेटा पूरा नहीं भेज रहा है, जरूर कोई लड़की का चक्कर तो नहीं हो गया है।
अब उनके दिल में संदेह हो गया था। उस बिस्तर को देख करके जो जमीन पर चटाई लगा हुआ था, तकिया रखा हुआ था, अब मन में तो पूरा संदेह अब बैठ कर गया था। अब जो नीरज थे, अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन आखिरकार संभले और कहने लगे कि नहीं पापा, ऐसा कोई बातें नहीं है। हाँ, शाम को एक दोस्त आया था और वो कुछ देर के लिए यहाँ पर बैठे थे, खाना पीना खाए थे और कुछ देर आराम करने के बाद चले गए थे। लेकिन पिता थे वो, अब नीरज की तरफ देखने लगे और उनकी आंखें साथ नहीं दे रही थी झूठ बोलते हुए। पिताजी को बिल्कुल यकीन हो चुका कि जो नीरज बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है। वो जानते थे नीरज को कि जब भी झूठ बोलता है तो आंखें झुका लेता है। अब पकड़ लिए थे और इसके बाद दोबारा सवाल नहीं किए। कहने लगे ठीक है, अब तो मेरे लिए कुछ नाश्ता पानी चाय का इंतजाम कर, तो काम पर भी जाएगा ना। और तब नीरज कहने लगे हाँ, मुझे काम पर भी निकलना है। तो ठीक है, चाय पानी बना करके तू अपना काम पर चल और मैं अपना खाना वाना बना लूँगा, और मैं कुछ दिन के लिए रहने आया हूँ तेरे साथ में। अब नीरज एकदम खौफ में पड़ गए कि मैं अब उस लड़की के साथ में रात में गुजारता हूँ और वो पिताजी अब यहाँ रहेंगे, तब वो लड़की कैसे आएगी, क्या उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अब उनके पास में कोई ऑप्शन तो नहीं था। जैसे पिताजी कह रहे थे चाय पानी बना के दे दिए और फिर अपने लिए नाश्ता पानी खाना जो भी तैयार करना था और वो करके टिफिन पैक करके और चल पड़े थे। अब लड़की को देख रहे थे कहीं लड़की अब मिल जाए और उसको समझा दूं कि देख लेना पिताजी में थोड़ा गुस्से वाले हैं। लेकिन ना लड़की दिखाई पड़ी तब ना, वो तो नज़र ही नहीं आती। दिन होते ही, सुबह होते ही वो लड़की गायब हो जाती थी। और जब आते थे रात को नीरज, तब वो एक तरह से दरवाज़ा में नज़र आती थी, खोलते ही नज़र आती थी। अब डरे हुए थे नीरज, अपने फैक्ट्री में चले गए, लेकिन काम में दिन नहीं लग रहा था और मन घबरा रहा था कि अगर मैं लेट पहुंचा और तब तक वो लड़की पिताजी के सामने आ गई तो पिताजी का ना जाने क्या हाल होगा। इसी खौफ में जी रहे थे। लेकिन जब अंधेरा हो गया, अब रात का 9 बजे के आसपास उनकी ड्यूटी ख़त्म हुई और तब वो चलने लगे। दिल घबरा रहा था कि कहीं लड़की पिताजी के सामने पड़ गई तो पिताजी के साथ क्या बर्ताव करेगी, पिताजी क्या समझेंगे। अब यही सब मन में ख्याल लाते हुए और रास्ते पर चलते जा रहे थे और तभी जैसे पीछे से कोई स्पर्श किया। स्पर्श जैसे ही महसूस हुआ, अब मुड़ करके देखे तो सांस में सांस आई। वही लड़की उनके पीछे खड़ी थी, अब मुस्कुरा रही थी और कहने लगी कि नीरज तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पिताजी के सामने बिल्कुल नहीं आऊँगी। जब तक उनको रहना है इस घर में रहें, मैं भी उस घर में रहूँगी, लेकिन किसी के सामने नहीं आऊँगी। तुम बेफिक्र हो जाओ और तुम अपने घर जाओ, अब पिताजी का आदर सत्कार करो, जो भी करना है अब करो। मैं तुम्हारे ना सामने आऊँगी ना तुम्हारे पिताजी के सामने आऊँगी, घर में ही रहूँगी। और इसके बाद लड़की से बात करते हुए घर के नज़दीक पहुँच गए और तब वो लड़की कहने लगी कि अब जाओ नीरज, तुम जाओ, तुम्हारे पिताजी घर पर इंतजार कर रहे होंगे और मैं भी अब घर के अंदर जा रही हूँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाओगे। अब वास्तव में जब मुड़ के देखते हैं तो लड़की गायब। दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अंदर से पिताजी दरवाज़ा बंद कर रखे हैं, खोलते हैं और पिताजी स्वागत करते हैं कि आ गया बेटा। अब नीरज खुश हो गए थे, चलो अब हमारा जो भेद है ना खुलेगा नहीं। लेकिन जो पिताजी थे पुराने ज़माने के थे और वो पहली ही नज़र में भाप लिए थे जब इस घर में आए थे कि ज़रूर कोई लड़की का चक्कर चल रहा है नीरज के साथ में, तभी तो बेपनाह पैसा खर्च कर रहा है। आधी सैलरी अब कोई लड़की पर उड़ा देता है। आसपास में दिन में पूरा जो भी मोहल्ला था, जो आसपास के घर थे, अब सब पर एक तरह से बातचीत कर लिए थे, लेकिन सबने बताया कि ना, वो लड़का तो निहायत शरीफ है, वो तो बस सुबह काम पर निकलता है, देर रात को आता है। हमने आज तक किसी लड़की को देखा नहीं उसको लाते हुए।
लेकिन उनके मन में जो संदेह था ना, वो निकल नहीं रहा था। आखिरकार अब उस घर में रहने लगे और खाना पीना अब जो भी था नीरज अब खिलाने लगे, पापा का सेवा करने लगे। और लड़की बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। और इस तरह करते करते 5 रोज बीत चुका था। पिताजी अब उसी घर में रहते थे और नीरज अपना रोज काम पर जाते थे, शाम को आते थे, रात को और खाना पीना सब बनाते थे। लेकिन उनकी जो वो एक तरह से प्रेमिका थी, उसको याद बहुत आती थी नीरज को, और मन ही मन बड़ा परेशान रहते थे कि आखिर इस घर में है कहाँ पर, किस जगह पर है। अब एक रात क्या हुआ कि बड़ी याद आ रही थी और उस चारपाई पर अब उनके पिताजी सोए हुए थे और उस चटाई पर तकिया लेकर के नीरज सोए हुए थे। मन ही मन अब उस लड़की को याद कर रहे थे कि बहुत दिन हो गया, अब उससे मिला नहीं, बड़ा मन कर रहा उसे मिलने के लिए। और जैसे लड़की उनकी मन की बात जान गई थी और अचानक अब उनके बगल में आ धमकी, और जैसे ही उनको स्पर्श किया अब नीरज एकदम डर गया। अरे मेरे पिताजी तो इसी बिस्तर पर सोए हुए हैं, अगर वो जाग जाएंगे तब क्या होगा। लड़की कहने लगी, घबराओ मत, वो गहरी नींद में है और तभी मैं तुम्हारे पास में आई हूँ। चलो हम लोग प्रेम करते हैं, लेकिन चुपचाप, बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो उनके पिता थे ना, सोए हुए नहीं थे। वो इसी फिराक में थे कि बेटा कोई ना कोई चाल चल रहा है, और सब कुछ उन्होंने अब देख लिया था। अब ये भी देख लिया था कि लड़की अचानक इस घर में कहाँ से आ गई। डर तो गए थे, लेकिन उनको भी समझ में आ गया था, गांव के रहने वाले थे, कि जरूर ये लड़की मेरे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, लेकिन है तो प्रेतात्मा। और सारी रात चुपचाप लेटे रहे, जरा भी उन्होंने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि बेटे को लगे कि सब कुछ जान चुके हैं। सुबह बड़ा प्रेम से उठे और कहने लगे कि देख बेटा, अब तेरे से क्या बताऊं, तेरी माँ की तबीयत खराब है और तेरे को बहुत याद कर रही है। ऐसा कर, चलते हैं घर, ऑफिस से छुट्टी ले ले और फिर कुछ दिन रहने के बाद तू फिर आ जाना। अब एक तरह से प्लान उन्होंने बना लिया था, लेकिन जो नीरज थे कहने लगे नहीं, इतनी आसानी से छुट्टी नहीं मिलेगी, मुझे पहले बताना पड़ेगा मैनेजर को। और तब पिता कहने लगे तू मुझे ले चल, मैं तेरे मैनेजर से बात करूंगा और तुझे 1 महीने का छुट्टी दिलवाता हूँ। लेकिन लड़की के मोह जाल में फंसे हुए थे और वो जाना नहीं चाहते थे, इतना उससे लड़की से प्रेम हो चुका था। लेकिन पिता जो थे सब कुछ देख चुके थे, जान गए थे कि मेरा जो लड़का है ना, अब एक प्रेतात्मा के प्रेम के जाल में फंस गया है। अगर मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा गांव और इसका उचित इलाज नहीं कराऊंगा, और इलाज क्या है, इसकी शादी। लड़की तो पहले ही देख रखे थे, लेकिन दिन बार जो अभी तय नहीं हुआ था और ना ये बात नीरज को बताए थे। अब सारा प्लान इन्होंने सेट कर लिया था। आखिरकार नीरज के साथ में उनके पिता गए। अब कोई अच्छा सा बहाना देख करके मैनेजर को समझा दिए कि बेटे को 1 महीने के लिए छुट्टी दे दीजिए। अब वैसे नीरज छुट्टी करते भी नहीं थे। अब मैनेजर कर दिया कि ठीक है जी, जब ज़रूरत है तो जाइए, लेकिन तय वक्त पर नीरज आ जाना। अब नीरज जाना नहीं चाहते थे, उस लड़की का बहुत याद सता रही थी। अब अपना घर में जब सामान पैक कर रहे थे ना, तभी वो ढूंढ रहे थे कि कहीं लड़की आ जाए और उससे बात कर लूँ कि देखो मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, तुम इस घर में ही रहना, तुम जाना मत। लेकिन पिता साथ साथ थे, ना तो कुछ अकेले में बोल पाए, ना कुछ महसूस कर पाए। आखिरकार पिता उनको लेकर के बस स्टैंड अब फिर अपने गांव पहुंच चुके थे। गांव पहुंचने के बाद भी उनके पिता ने बिल्कुल कुछ बताया नहीं। नीरज को जरा भी शक नहीं होने दिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और अचानक 5 दिन के बाद अब उनका शादी का दिन तारीख पक्की हो गया। और ये देख करके नीरज एकदम हैरान हो गए। ये क्या पापा, आपने कुछ बताया भी नहीं और आपने मेरी शादी फिक्स कर दिया। और तब पापा समझाने लगे, बेटा तेरी शादी तो 1 साल पहले मैं फिक्स कर दिया था। मैं उचित समय का अब देख रहा था कि कब उचित समय आएगा और तब मेरी शादी कराऊं। अब उचित समय आ गया है।
अब नीरज इसका विरोध करने लगे कि नहीं बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी 1 साल और का टाइम दीजिए। लेकिन पापा कहाँ मानने वाले थे और वही किए जो इनकी इच्छा थी। अब शादी हो गया, लेकिन सुहाग रात को जब अपने दुल्हन के पास गए ना, तो बहुत एक तरह से डरे हुए दिखाई दे रहे थे कि नहीं, मैं इस लड़की के साथ रह नहीं पाऊंगा, मुझे तो वही लड़की चाहिए, मुझे अपनी प्रेमिका चाहिए। अब एक तरह से उनका दिमाग उसी में अब लगा हुआ था। और ये जो दुल्हन थी वो भी सुंदर थी, उतना ही आकर्षण थी जितना वो लड़की थी, उससे ज़्यादा ही सुंदर थी। लेकिन एक दिल मिला हुआ था ना। और इस तरह 5 दिन तक भागते रहे। सुहाग रात में जरूर जाते थे, पत्नी उनको आदर सत्कार करती थी कि चलो बैठ जाइए जी, अब जो भी विधि विधान होता है उसको पूरा कर। लेकिन नीरज चटाई बिछा करके ज़मीन पर सो जाते थे कि तुम मेरे से दूर रहा करो। अब वो पत्नी जो थी अपनी सास को बताई कि देखिए जी, आपका लड़का तो शायद किसी और लड़की से प्यार करता है और तभी तो मेरे पास में नहीं आता। अब माँ अपने हस्बैंड को बताई, यानी नीरज के पापा को। और तब नीरज के पापा समझ गए कि उनको करना क्या है। अब इस लड़के से उस आत्मा को उतारना है। अब फिर नीरज को एक तांत्रिक के पास ले गए, लेकिन तांत्रिक के पास जाना नहीं चाहते थे नीरज, जबरदस्ती खींच कर ले गए, चल चलना है तुझे। जैसे लड़की अब उनको पास में आ गई थी और वो उनके शरीर में प्रवेश कर गई थी, और वही नीरज को रोक रही थी कि नहीं, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। लेकिन पापा मानने वाले में से नहीं थे। आखिरकार तांत्रिक के पास ले गए और सब कुछ उन्होंने बता दिया कि देखिए मेरा बेटा ऐसे ऐसे अब एक प्रेतात्मा के जाल में फंसा हुआ और उसको मुक्त कराइए। अब वास्तव में वो जो तांत्रिक थे सब कुछ आंखें बंद करके देख लिया था। और कहने लगे घबराइए मत, वो जो प्रेतात्मा है ना, इसका नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। लेकिन पापा कहाँ मानने वाले थे, कहने लगे नहीं नहीं, अब जो भी है उस प्रेतात्मा को इसके ऊपर से सदा के लिए हटा दीजिए, क्योंकि मैं इसका अब शादी कर चुका हूँ। और फिर अब लाख मिन्नत करते रह गए नीरज, और उनके अंदर में वही आत्मा सवार थी। एक तरह से वो मिन्नत कर रही थी कि नहीं, अब नीरज से मुझे को दूर मत कीजिए। लेकिन तांत्रिक बाबा बार बार कह रहे थे अब नीरज के पिता से कि छोड़िए ना, अब ये गुहार कर रही है, अच्छी आत्मा है, क्यों दूर भगा रहे हैं। लेकिन नीरज के पापा नहीं माने, कहने लगे नहीं नहीं, जैसे भी हो इसको आत्मा से, शरीर से अलग कीजिए। आखिरकार अब वो जो बाबा थे अब ऐसा ही किया, और तब जा कर के वो आत्मा नीरज के शरीर से अलग हुई। अब फिर भी करीब पत्नी के जाने में, अब वहाँ पर उस जगह पर पहुँचने में सुहाग रात में 10 दिन लगाए थे नीरज। लेकिन अब धीरे धीरे अब पत्नी का सुंदर चेहरा उनकी आंखों के सामने था और धीरे धीरे प्रेम होता गया। आखिरकार सब कुछ अपने पत्नी को जब उनसे प्यार हो गया ना, और तब कोई सच्चाई जो थी छिपाए नहीं और सब कुछ बताते चले गए कि देखो मेरे पापा शादी नहीं कर रहे थे और मैं शादी के लिए बेचैन था। उम्र हो चुकी थी, एक उम्र होती है, और तब वो लड़की मुझसे टकराई थी और मुझे पता चल गया था कि वो प्रेत आत्मा है, लेकिन भली आत्मा थी। और इसके बाद हम लोग पति पत्नी की तरह रह रहे थे। अब हमारे पास में वो नहीं है। अब वो पत्नी भी अब सब कुछ जान चुकी थी और कहने लगी कि चलिए ये सब जो हुआ या अनजाने में हुआ, अब तो मैं आपके सामने में हूँ और जीती जागती हूँ, तो वही प्रेम मुझसे कीजिए ना। अब वास्तव में अब नीरज को लगने लगा कि पत्नी उनकी सही बोल रही है। वो तो एक प्रेतात्मा थी, अब तो उनके सामने घर की लक्ष्मी बैठी हुई है पत्नी के रूप में। अब जितना उसको प्यार दिए और उससे ज़्यादा अब मुझे इसको देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी नीरज जी की आप बीती। कैसी लगी ये घटना आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।